नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस से एनसीपी नेताओं की बड़ी डिमांड की। उसमें हमारे नेता अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री भी थे, विधिमंडल के अध्यक्ष। बीजेपी की विचारधारा पर कांग्रेस के तीखे हमले की। देखेंगे पश्चिम बंगाल में क्यों सीएम ममता और चुनाव आयोग में ठनी। शंकराचार्य ने बीजेपी सरकार को क्या दिया अल्टीमेटम। बात यह है कि माफी मांगने का तरीका होता है और माफी ही होती है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। जानेंगे क्यों बुलडोजर एक्शन पर घिरी योगी सरकार और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे अब किस कानून को खत्म करने की तैयारी में मोदी सरकार। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने बीजेपी और एआईएडीएमके पर लगाए गंभीर आरोप। कहा डीएमके को हराने के लिए मजबूरी में दोनों ने किया गठबंधन। बीजेपी के साथ आने से भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है पार्टियां। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लगा बड़ा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में भेजा नोटिस। 27 फरवरी को होगी मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा स्कूलों में लड़कियों को मिले फ्री सैनिटरी पैड। आदेश न मानने पर रद्द होगी स्कूल की मान्यता। कर्नाटक में बीजेपी के एक पोस्ट को लेकर मचा बवाल। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। पोस्ट में सीएम सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बताया गया था घोटाले का सरगना। और शेयर बाजार में गिरावट। 296 अंकों की गिरावट के साथ 82,269 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 98 अंकों की गिरावट के साथ 25,320 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अजित पवार की जान जाने के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मची हुई है। एनसीपी का क्या होगा, किसे कमान सौंपी जाएगी, अजित पवार की जगह किसे फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और क्या एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्रालय एनसीपी के हिस्से आएगा। सवाल एनसीपी के विलय पर भी उठ रहे हैं। तो किसे मिल सकती है अजित पवार की कुर्सी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अजित पवार की जगह किसे एनसीपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा और कौन महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी विधायक दल का नेता होगा, ये कुछ ही घंटों बाद साफ हो जाएगा। 31 जनवरी को एनसीपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी विधायक दल के नए नेता का चुनाव करेगी। वैसे खबर यह भी आ रही है कि बैठक में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। इसके बाद एनसीपी के नेताओं की एक और बैठक होने की चर्चा है, जिसमें सुनेत्रा पवार को पार्टी की कमान भी सौंपने की बात कही गई है। इस बीच सुनेत्रा पवार ने अजित पवार के सलाहकार नरेश अरोड़ा को बारामती पहुंचने के निर्देश दिए। सुनेत्रा के निर्देश पर नरेश अरोड़ा बारामती पहुंचे और उनकी सुनेत्रा से मुलाकात हुई। सुनेत्रा ने नरेश अरोड़ा को जो संदेश भेजा है, उस पर विधायक दल की बैठक में चर्चा की जाएगी। इससे पहले एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल की सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी हो चुकी है। इस मुलाकात में अजित पवार के पास जो विभाग थे, उन सभी को एनसीपी कोटे के मंत्रियों को सौंपने की डिमांड की गई है। अजित पवार वित्त, एक्साइज, योजना जैसे प्रमुख विभागों के साथ खेल और युवा कल्याण और अल्पसंख्यक विकास विभाग संभाल रहे थे। फडणवीस ने भी एनसीपी नेताओं को आश्वासन दिया है कि अजित पवार के पास जो विभाग थे, उन्हें एनसीपी के मंत्रियों को दिया जाएगा। सरकार में शामिल दूसरे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में यह भी तय माना जा रहा है कि जल्दी ही फडणवीस कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है और इस बात की भी संभावना है कि कैबिनेट का विस्तार भी किया जाए और इसमें सुनेत्रा पवार को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। उनको ही अजित पवार के पास मौजूद रहे अधिकांश विभागों को सौंपा जाए, यानी सुनेत्रा जल्दी महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम भी बन सकती हैं। प्रफुल्ल पटेल ने भी मीडिया से बात करते हुए इसके संकेत दिए हैं कि पार्टी और कार्यकर्ताओं की भी यही इच्छा है कि सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए, लेकिन इस पर अंतिम फैसला भी सुनेत्रा पवार को ही लेना है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिसमें दावा किया जा रहा है कि 1-2 सप्ताह के अंदर एनसीपी के दोनों ही गुटों का आपस में विलय हो सकता है। ये विलय पहले से ही तय माना जा रहा था और अगर अजित पवार हादसे का शिकार नहीं होते तो वो अपने चाचा शरद पवार के साथ 8 फरवरी को दोनों दलों के विलय का ऐलान करने वाले थे। अजित पवार के जाने के बाद विलय की प्रक्रिया पर ब्रेक तो नहीं लगा है, लेकिन इसमें कुछ दिन की देरी हो सकती है। यह तय है कि फरवरी में ही एनसीपी के दोनों गुटों का आपस में विलय होगा, जिसके चलते यह भी माना जा रहा है कि एनसीपी में डिप्टी सीएम पद से लेकर पार्टी के अध्यक्ष पद पर जो भी फैसला होगा, उसमें शरद पवार की राय सबसे महत्वपूर्ण होगी। वैसे एनसीपी अजित गुट के नेताओं की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि उनकी पहली और आखिरी पसंद सुनेत्रा पवार ही हैं। लेकिन फैसला क्या होगा ये पवार परिवार तय करेगा और ये भी तय है कि अध्यक्ष पद हो या डिप्टी सीएम का पद, ये पवार परिवार के पास ही रहेगा, क्योंकि एनसीपी के कार्यकर्ता हो या नेता, वो पवार सरनेम से ही खुद को कनेक्ट कर पाते हैं।
अजित पवार के जाने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, जिसे लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। वैसे बयानबाजी तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर भी देखी गई। तमाम नेताओं ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस ने गांधी और गोडसे को लेकर बीजेपी की विचारधारा पर सवाल खड़े कर दिए। तो कैसे महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर घिर गई बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 30 जनवरी मार्ग पर पुष्पार्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही एक्स पर पोस्ट भी किया कि महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। वो सोच जिसे कभी एक साम्राज्य ने, कभी एक नफरत की विचारधारा ने और कभी अहंकारी सत्ता ने मिटाने की असफल कोशिश की, मगर राष्ट्रपिता ने हमें आजादी के साथ ये मूल मंत्र दिया कि सत्ता की ताकत से बड़ी सत्य की शक्ति होती है और हिंसा व भय से बड़े अहिंसा और साहस। ये सोच मिट नहीं सकती क्योंकि गांधी भारत की आत्मा में अमर है। बापू को उनके शहीदी दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने उन्हें याद किया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर सनसनी मचा दी। उन्होंने पोस्ट किया कि महात्मा गांधी के निधन से 2 दिन पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक पत्र लिखा था। कुछ महीनों बाद 18 जुलाई 1948 को सरदार पटेल ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिखा। इन दोनों पत्रों में खुद को राष्ट्रवाद का स्वघोषित संरक्षक बताने वालों पर बेहद गंभीर आरोप है और ये सोचकर हैरानी होती है कि उसी विचारधारा से जुड़े एक लोकसभा सांसद, जिन्हें खुद प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिला है, उन्होंने ये कहा है कि वो गांधी और गोडसे के बीच चयन नहीं कर सकते। उनकी ये मानसिकता बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है। यहाँ 30 जनवरी 1948 की रात ऑल इंडिया रेडियो पर पंडित नेहरू के संबोधन का लिंक भी है। हालांकि उन्होंने अपनी इस पोस्ट में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका ये बयान बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के लिए माना जा रहा है, क्योंकि एक रैपिड फायर के दौरान उनसे गांधी और गोडसे के बीच किसी एक को चुनने के लिए कहा गया था, जिस दौरान उन्होंने कहा कि वो चयन नहीं कर सकते। ऐसे में अब इस पोस्ट के जरिए जयराम रमेश ने बीजेपी की विचारधारा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो सवालों में चुनाव आयोग भी घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सीएम ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रही और अब उन्होंने चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर कड़ा विरोध जताया है और एक बड़ी मांग भी की है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही सियासत गर्मा गई है। राजनीतिक दलों के बीच गहमा गहमी का दौर जारी है। इसी कड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने बड़ी मांग करते हुए चुनाव आयोग से 9 आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय पर्यवेक्षण ड्यूटी से छूट देने का अनुरोध किया है। सरकार का तर्क है कि इन अधिकारियों की राज्य में कानून व्यवस्था और सुचारू प्रशासनिक कामकाज बनाए रखने के लिए जरूरत है। इसके अलावा राज्य सरकार ने चुनाव वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में सेंट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किए जाने से छूट देने की अपील भी की है। जैसे आप जानते हैं कि ईसीआई ने 15 आईएएस अफसरों की सूची जारी की थी, जिन्हें चुनाव वाले राज्यों में सेंट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किया जाना है। इस पर राज्य ने आपत्ति जताई और वैकल्पिक नाम भी सुझाए, जिनमें राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना भी शामिल हैं। सूची में शामिल अन्य आईएएस अधिकारियों में अश्वनी कुमार यादव, पीबी सलीम, अवनिंद्र सिंह, सौमित्र मोहन, स्मारकी महापात्रा, अर्चना, संजय बंसल, पी मोहन गांधी, शुभांजन दास, पी उलगनाथन, सौरभ पहाड़ी, रचना भगत, रितेंद्र नारायण बसुरॉय चौधरी और राजनवीर सिंह कपूर शामिल थे। जैसे आप जानते हैं कि बंगाल में राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच लंबे समय से टकराव जारी है और अब ये टकराव और बढ़ता जा रहा है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर सीएम ममता बनर्जी और चुनाव आयोग में ठन गई है, तो शंकराचार्य बनाम बीजेपी सरकार का विवाद भी बढ़ता ही जा रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद न सिर्फ अब लखनऊ जाने की तैयारी में है, बल्कि उन्होंने सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है, जिससे यह मामला और गर्माता नजर आ रहा है। इसके साथ ही शंकराचार्य ने बीजेपी सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं। तो क्या कुछ बोले हैं शंकराचार्य, जानेंगे इस रिपोर्ट में। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मौनी अमावस्या पर स्नान से जुड़े विवाद के बाद अब ये लड़ाई आर पार के मोड़ पर आ गई है। शंकराचार्य ने सीधे तौर पर केंद्र और यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार के सामने नई शर्त रख दी। शंकराचार्य ने मांग की है कि बीफ के निर्यात को बंद करे और 40 दिन में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो उसे छद्म हिंदू यानी नकली हिंदू माना जाएगा। बात यह है कि माफी मांगने का तरीका होता है और माफी ही होती है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। वो हमको लालच दे रहे थे कि आप
ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर हम फूल बरसा देंगे, अगले सालों के लिए हम एसओपी बना देंगे, चारों शंकराचार्यों के लिए एसओपी बना देंगे। ये सब बातें उनकी तरफ से आई थी, तो हमने उसको नकार दिया। हमने कहा कि जिन सन्यासियों के ऊपर, जिन बटुकों के ऊपर, जिन ब्रह्मचारियों के ऊपर, जिन माताओं के ऊपर, जिन बंधुओं के ऊपर, जिन वृद्धों के ऊपर आपने लाठी बरसाई है, एक ही शर्त है कि माफी मांगिए, क्षमा याचना करिए, और वो अगर क्षमा कर दें तो आगे बढ़िए। लेकिन वो उसके लिए वो आगे आए नहीं, हमको लोभ लालच देना चाहते थे, उसको हमने स्वीकार किया है। यानी शंकराचार्य ने साफ कर दिया है कि अब वो दिल्ली की बजाय लखनऊ से अपना आंदोलन चलाएंगे। 10 से 11 मार्च के आसपास वो संतों के साथ लखनऊ पहुंचेंगे, वहीं से सरकार के खिलाफ अगले कदम का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। देश के जितने भी हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। ये छल करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपने आप को साधु, योगी, संत और भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति और उनकी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। 40 दिन अगर बीत गए, आज से अगर हम लोग गिनते हैं तो 10 मार्च को 40 दिन पूरे हो जाते हैं। हम 10-11 मार्च को दिल्ली जाने वाले थे। कंप्यूटर बाबा ने वहां पर संतों को आमंत्रित किया था, हम दिल्ली न जा करके अब चाहेंगे कि 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत, महंत, आचार्य इकट्ठे हों, और इकट्ठे होकर के तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आपको हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू, अहिंदू, छद्म हिंदू, नकली हिंदू घोषित करें। ये अब आपके ऊपर है। लेकिन गिरुआ वस्त्र पहन करके अपने आप को हिंदू हिंदू कह करके सनातनी हिंदुओं के ऊपर डंडा बरसाना बंद करिए। राम के, कृष्ण के प्रदेश में गौ माता अगर इस तरह से मारी जाए, यानी देखा जाए तो माघ मेले से शुरू हुआ ये विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। अब शंकराचार्य के इन हमलों से बीजेपी सरकार कैसे पार पाती है, ये देखना होगा। योगी सरकार शंकराचार्य के निशाने पर तो है ही, इस बीच अखिलेश यादव को भी मौका मिल गया सरकार को घेरने का। दरअसल जिस मामले में दोषी मानकर एक व्यक्ति के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, वो अब निर्दोष साबित हुआ है। ये खबर सामने आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर बुलडोजर एक्शन की निंदा करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो कैसे बुलडोजर एक्शन पर फिर घिरी योगी सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के भदरसा शारीरिक उत्पीड़न मामले में सपा नेता मोहित खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, जिसके बाद राज्य की योगी सरकार बुरी तरह से घिर गई है, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल साल 2024 में भदरसा शारीरिक उत्पीड़न का मामला नाबालिग लड़की के गर्भवती होने और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद सामने आया था। पुलिस ने इस केस में डीएनए को मुख्य आधार बनाया। घटना सामने आते ही प्रशासन ने मोहित खान की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला दिया था। वहीं अब जांच के दौरान कराए गए डीएनए टेस्ट में मोहित खान की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद अदालत ने माना कि मोहित खान पर लगे आरोप साबित नहीं होते हैं। अदालत के इस फैसले के बाद योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। अखिलेश यादव ने सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को विनाशकारी सोच करार देते हुए तीखा हमला बोला है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया, क्या भेदकारी भाजपा के पास कोई ऐसा बुलडोजर भी है जो लोगों के टूटे हुए घर बना दे, उस पर मान सम्मान का छप्पर फिर से लगा दे। अपने ऊपर लगे मुकदमे को सत्ताधीश हटवा सकते हैं, लेकिन जो पाप उन्होंने किए हैं उसके मुकदमे ऊपर वाले की अदालत में लिखे जा रहे हैं, उससे वो कैसे बचेंगे? इतना अन्याय और पाप करके कोई कैसे सो सकता है? नाइंसाफी भाजपा सरकार की पहचान बन गई है। एक तरफा पक्षपातपूर्ण रवैया स्वयं में एक गुनाह होता है। भाजपा राज में बुलडोजर नकारात्मक और विध्वंसकारी सोच का प्रतीक बन गया है। भाजपा की सियासत जिस तरह से नाइंसाफी कर रही है, अब उसकी हार सामने है। भाजपा ही अन्याय हारेगा। भाजपा और उनके संगी साथी याद रखें, साजिश से बड़ी सच्चाई होती है। मोहित खान के अदालत से बरी होने के बाद इस पर सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसे साजिश बनाम सच्चाई की लड़ाई बताते हुए कहा है कि बीजेपी की सियासत नाइंसाफी कर रही है और अब उसकी हार सामने है। अखिलेश यादव योगी सरकार पर जमकर बरसे हैं तो शशि थरूर ने राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांध दिए। 29 जनवरी को कांग्रेस सांसद शशि थरूर की राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने साफ कहा था कि सब कुछ ठीक है। और अब इस बैठक के एक दिन बाद थरूर ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है, जिसे राजनीतिक गलियारों में बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
29 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और खड़गे के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक ने थरूर की पार्टी से दूरी वाले कयासों पर पूरी तरह से फुल स्टॉप लगा दिया है। वहीं इस बैठक के एक दिन बाद थरूर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि राहुल एक ईमानदार नेता है, उन्हें हर कोई पसंद करता है क्योंकि वो देश में सांप्रदायिकता, नफरत और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं। आपको याद होगा, बीते दिन में थरूर ने खड़गे और राहुल से हुई मुलाकात को सार्थक और सकारात्मक करार दिया। साथ ही एक्स पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा भी था कि मेरी पार्टी के दो नेताओं, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष के साथ हमारी बातचीत हुई। हमारी बहुत अच्छी, रचनात्मक और सकारात्मक बातचीत हुई। सब ठीक है और हम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं और क्या कह सकता हूँ? मैंने हमेशा पार्टी के लिए प्रचार किया है, मैंने कहाँ प्रचार नहीं किया है। इस मुलाकात ने और थरूर के बयान ने राजनीतिक गलियारों में काफी ध्यान खींचा है। बीते वक्त खबरें थी कि केरल के कोच्चि में हुए एक कार्यक्रम में अपने साथ हुए व्यवहार और दरकिनार किए जाने की कोशिशों से थरूर नाराज थे। लेकिन जब बीते दिन इसे लेकर उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो थरूर ने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा। इसके अलावा बीते वक्त कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक में ना पहुंचने को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया था, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस बैठक का आमंत्रण इतनी देर से आया था कि उनके पास अपने पहले के कार्यक्रम को बदलने का कोई विकल्प नहीं था। खैर, अब इन पार्टी से नाराजगी की खबरों पर इस बैठक ने विराम लगा दिया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे अब किस कानून को खत्म करने की तैयारी में है मोदी सरकार। संसद में पेश आर्थिक सर्वे ने आरटीआई अधिनियम को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। सर्वे में केंद्र सरकार का तर्क है कि 2 दशक पुराने इस कानून की दोबारा समीक्षा जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे मनरेगा के बाद आरटीआई को खत्म करने की कवायद बताया है। विपक्ष का आरोप है कि ऐसा करके सरकार भ्रष्टाचार को छिपाना चाहती है, जिसके बाद सरकार की मंशा पर कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच अब सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम को लेकर टकराव के हालात बन गए हैं। 29 जनवरी को संसद में पेश हुए आर्थिक सर्वे में लगभग 2 दशक पुराने इस कानून पर फिर से विचार करने की बात कही गई है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि आरटीआई कानून को वैश्विक मानकों के मुताबिक बनाने की जरूरत है। मोदी सरकार का तर्क है कि गोपनीय रिपोर्ट्स और सरकारी मसौदों को सार्वजनिक होने से छूट मिलनी चाहिए। आरटीआई का मकसद सरकार के कामकाज में बाहरी दखल देना नहीं था। इसे व्यर्थ की जिज्ञासा का उपकरण बनने से रोकना जरूरी है। कानून की भावना बनाए रखते हुए इसमें नई सीखों को शामिल करना होगा। अब सरकार के इस विचार पर विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। कांग्रेस ने इसे मनरेगा के बाद कांग्रेस सरकार के एक और कानून को खत्म करने की कवायद बताया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, आर्थिक सर्वेक्षण में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम की दोबारा समीक्षा करने का आह्वान किया गया है। इसमें सूचना को रोकने के लिए मंत्री स्तर के वीटो का सुझाव दिया गया है और नौकरशाहों के सर्विस रिकॉर्ड्स, तबादलों और स्टाफ रिपोर्ट को सार्वजनिक जांच से दूर रखने की संभावना तलाशने की बात कही गई है। अपने पोस्ट में खड़गे ने आगे बताया कि मोदी सरकार ने व्यवस्थित तरीके से आरटीआई अधिनियम को कमजोर किया है। 2025 तक 26,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। 2019 में मोदी सरकार ने आरटीआई अधिनियम में बदलाव कर सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन पर नियंत्रण कर लिया, जिससे स्वतंत्र निगरानी संस्थाओं को सरकारी अधीन बना दिया गया। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 ने आरटीआई की जनहित वाली धारा को खत्म कर दिया, जिससे निजता यानी प्राइवेसी का इस्तेमाल भ्रष्टाचार को छिपाने और जांच रोकने के लिए एक हथियार के रूप में किया जा सके। पिछले महीने यानी दिसंबर 2025 तक केंद्रीय सूचना आयोग बिना मुख्य सूचना आयुक्त के काम कर रहा था। 11 सालों में ये 7वीं बार है जब इस प्रमुख पद को जानबूझकर खाली रखा गया। 2014 से अब तक 100 से ज्यादा आरटीआई कार्यकर्ताओं की जान ली जा चुकी है, जिससे आतंक का माहौल बन गया है। कांग्रेस यूपीए की तरफ से पारित विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 को बीजेपी ने आज तक लागू नहीं किया है। अपने पोस्ट के आखिर में खड़गे ने पूछा कि क्या मनरेगा को खत्म करने के बाद अब आरटीआई की बारी है। अब अगर मोदी सरकार अपनी इस कवायद को अंजाम देती है तो उसे विपक्ष की घेराबंदी भी झेलनी होगी, ये तय माना जा रहा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।